आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आज हो सकता है फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। जेपी नड्डा के फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की अटकलें। रोड शो के बाद एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंचे पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आज हो सकता है फैसला। कार्यकारिणी की बैठक को लेकर तैयारियां कई दिनों से चल रही थी। वहीं बैठक से पहले पीएम मोदी ने किया रोड शो। रोड शो के बाद पीएम मोदी एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। आपको बता दें कि यहां यूपी सीएम के साथ यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड के सीएम धामी भी इस बैठक में रहेंगे मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कुछ ही देर में होने वाली है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आज फैसला हो सकता है। जेपी नड्डा के फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की अटकलें तेज। रोड शो के बाद एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंचे पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आज हो सकता है फैसला। इस बैठक से पहले पीएम मोदी ने किया रोड शो। रोड शो करने के बाद एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंचे पीएम मोदी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कुछ ही देर में। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आज हो सकता है फैसला। जेपी नड्डा के फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की अटकलें तेज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हो सकता है फैसला। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे थे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारिणी की बैठक आज। इस बैठक में बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष पर फैसला आ सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर। वहीं इस बैठक से पहले पीएम मोदी ने रोड शो किया। रोड शो के बाद एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंचे पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करेंगे कि बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव किसके कमान में लड़ेगी। इस वक्त की बड़ी खबर। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ रहे हैं। पंकज, आज दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक है। उससे पहले पीएम मोदी ने रोड शो किया और रोड शो के बाद एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी रागिनी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आज जो है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई है। एनडीएमसी बिल्डिंग जो है, इसमें ये कार्यक्रम चूंकि आयोजित है। और आपको बता दें कि कार्यक्रम से पहले मोदी का रोड शो हुआ है। पीएम मोदी जो है कि संसद मार्ग से लेकर के और एनडीएमसी बिल्डिंग जो है वहां तक गए हैं, उनका रोड शो गया हुआ है। उसके बाद वो कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि 2024 को लेकर के बीजेपी एक बड़े लेवल पे मंथन करने जा रही है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उनके लिए रणनीति तैयार की जाएगी। और साथ ही साथ जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनमें भी कैसे फतह हासिल किया जाए, इन सब चीजों को लेकर मंथन होगा। और साथ ही साथ जो 14 सीटें यूपी की बात की जाए, जो 14 सीटें थी जिनपे बीजेपी को कहीं ना कहीं बैकफुट पे जाना पड़ा था, उनको कैसे जीता जाए, इन सारी चीजों पे मंथन होगा। साथ ही साथ जो है कि जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनका जो है कि कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि दूसरा या तो बीजेपी को अध्यक्ष मिलेगा या फिर इनके कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा। लेकिन पंकज, अभी तक जो अटकलें खबरें लगाई निकल के जा आ रही रही हैं हैं कि उससे जेपी यही लग रहा है नड्डा कि ही जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष दोबारा से चुने जा सकते हैं इस बैठक में। जी रागिनी, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि चूंकि जेपी नड्डा के कार्यकाल को देख करके और उनके द्वारा किए गए काम को देख करके पार्टी एक्सटेंशन उनको दे सकती है, यानी उनका कार्यकाल जो है कि 2024 तक के लिए चुनाव के लिए बढ़ाया जा सकता है। चूंकि बीजेपी की जो रणनीति तैयार होगी वो शीर्ष रणनीति तैयार होगी और उसी के बलबूते। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आज हो सकता है फैसला।
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर जेपी नड्डा कार्यरत हैं, जिनका 20 जनवरी को जो कार्यकाल पूरा होने वाला है, उसको लेकर आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर फैसला आ सकता है। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक से पहले पीएम मोदी ने रोड शो किया और रोड शो के बाद एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। वहीं बात करें अगर तो यहाँ 14 प्रदेशों के जो सीएम हैं वो मौजूद रहने वाले हैं इस बैठक में, साथ ही साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गणतंत्र दिवस को लेकर नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी। इस वक्त की बड़ी खबर, गणतंत्र दिवस को लेकर नेपाल सीमा पर अलर्ट, सीमा से सटे सभी जिलों को किया गया अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, नेपाल से आने वाले की होगी सघन तलाशी, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और कुशीनगर को किया गया अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, गणतंत्र दिवस को लेकर नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 26 जनवरी को लेकर नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी किया गया। सीमा से सटे सभी जिलों को किया गया अलर्ट। नेपाल से आने वालों की होगी सघन तलाशी, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और कुशीनगर को किया गया अलर्ट। नेपाल के अधिकारियों से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने किया संपर्क, देश विरोधी तत्व की घुसपैठ पर रोक लगाने के दिए निर्देश। गणतंत्र दिवस को लेकर नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी, सीमा से सटे सभी जिलों को किया गया अलर्ट। नेपाल से आने वालों की होगी सघन तलाशी। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिवाकर मिश्रा जुड़ रहे हैं। दिवाकर जी, गणतंत्र दिवस को लेकर नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है सेना की तरफ से? जी रागिनी, बताना चाहेंगे कि ये गणतंत्र दिवस पर जो नेपाल सीमा पर अलर्ट है किया जा रहा है, ये एक रूटीन अलर्ट है। ये हर साल होता है, नववर्ष को लेकर के भी होता है। नेपाल से सटी हुई भारत के जितने भी जिले हैं, वो चाहे महाराजगंज हो, कुशीनगर हो या सिद्धार्थनगर हो, इन सभी जिलों में एसएसबी की तैनाती की रहती है। एसएसबी मतलब सशस्त्र सीमा बल। और ये अलर्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि जो असामाजिक तत्व हैं, आपराधिक तत्व हैं, इन दिनों में ज्यादा आवाजाही करते हैं और उनसे डिस्टर्ब होने का खतरा रहता है। इसलिए सुरक्षा एजेंसियां ये रूटीन वे में ये काम करती हैं। क्योंकि ये भारत नेपाल सीमा जो है वो बहुत ही संवेदनशील है। यहाँ तस्करों का बहुत आना जाना रहता है। कस्टम ड्यूटी बचाने के लिए वो कस्टम की निगाह से बच करके आने का प्रयास करते हैं, और जिसको लेकर के कि हमेशा ही अलर्ट रहता है। लेकिन गणतंत्र दिवस या नव वर्ष जैसे मौके पे ये अलर्ट ज्यादा तेज हो जाता है। और भारत के जितने भी जिले हैं, उत्तर प्रदेश के खास तौर पे, वो सभी इस समय अलर्ट पे हैं, क्योंकि गणतंत्र दिवस नजदीक पे है। और कस्टम कमिश्नर भी इसके लिए बैठक कर चुकी हैं। उन्होंने निर्देश दिया है कि गणतंत्र दिवस पे ज्यादा चौकसी बरती जाए, ताकि असामाजिक तत्व और अराजक तत्व इधर से उधर ना आने जाने पाए और हर तरफ शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। जी रागिनी। बिल्कुल दिवाकर जी, बात करें अलर्ट को लेकर तो नेपाल के अधिकारियों से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने भी संपर्क किया और सुरक्षा को लेकर बात की है। जी हाँ, ये रूटीन चेकअप होता है, रूटीन चेकिंग होती है, रूटीन अलर्ट होता है। भारत नेपाल सीमा पर दोनों देशों के जो सीमावर्ती राज्य हैं, सीमावर्ती इलाके होते हैं, वहां पे जिन भी अफसरों की तैनाती होती है, उनकी मीटिंग होती रहती है इन सब बातों को लेकर के, कि किसी भी तरह की अराजकता ना फैलने पाए, अपराधी तत्व इधर से उधर, इधर के अपराधी भाग के उधर ना जा पाए या उधर के अपराधी भाग के इधर ना आ पाए। इसको लेकर के बराबर उन लोगों की मीटिंग होती रहती है। इसी क्रम में चूंकि गणतंत्र दिवस या वो स्वतंत्रता दिवस या नव वर्ष एक ऐसा मौका होता है जब अपराधी तत्व ज्यादा इस तरह के कार्य करते हैं, इसलिए यहाँ पे इस समय अलर्ट ज्यादा है और उसको लेकर के पूरी चौकसी बरती जा रही है। जी रागिनी। बिल्कुल दिवाकर जी, अगर बात करें गणतंत्र दिवस की तो दिल्ली से भी कुछ ऐसी साजिश के आसार नजर आ रहे थे गणतंत्र दिवस को लेकर, जहां पर पुलिस ने जो है एक गिरफ्तार किया है एक युवक को। जी बिल्कुल, और वहां से उनके घर से कुछ ऐसे आपत्तिजनक चीजें भी मिली हैं, और ये कहा जा रहा है कि गणतंत्र दिवस पर एक आतंकियों द्वारा जो कुछ बड़ा हमला करने की साजिश की जा रही थी, उसको नाकाम कर दिया है हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने, और वहां से गिरफ्तारी भी हुई है। जी रागिनी।
बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताए थे, गणतंत्र दिवस को लेकर नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी हो गया है। सीमा से सटे सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। नेपाल से आने वालों की सघन तलाशी की जाएगी। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और कुशीनगर को अलर्ट किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां जोशीमठ संकट पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जोशीमठ संकट पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। याचिकाकर्ता अपनी बात हाईकोर्ट में रखे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां जोशीमठ संकट पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। याचिकाकर्ता अपनी बात हाईकोर्ट में रखें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता खुद अपनी बात हाईकोर्ट में रखें। भूदसाव से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दायर की थी याचिका में जोशीमठ संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई थी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि ये सुनने योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि याचिकाकर्ता जो है अपनी बात हाईकोर्ट में रखे। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ रहे हैं। पंकज, जोशीमठ संकट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी थी, उससे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने? जी रागिनी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आज सुनवाई के लिए जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दी थी कि 16 तारीख को देखा जाएगा कि क्या मामला है। इसके पहले अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 10 जनवरी को याचिका दायर की थी कि जो जोशीमठ का जो भूधसा हो रहा है वो कहीं न कहीं केंद्र सरकार के जो विकास योजनाएं हैं उनको लेकर के जो काम चल रहे हैं, वहां पे टनल खोदे जा रहे हैं और रास्ते बनाए जा रहे हैं, इनको लेकर के हो रहा है, तो क्यों न इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए और केंद्र सरकार को वहां के लोगों को सहायता के रूप में सहायता करनी चाहिए और जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार है, तो इसको राष्ट्रीय आपदा के तौर पर देखा जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि तत्काल इस मामले में कोई सुनवाई नहीं होगी और इसके लिए अगली तारीख उसने 16 जनवरी को दी थी, तो आज इस मामले में सुनवाई हुई है। सीजेआई सहित 3 जजों की बेंच ने कहा है कि ऐसा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि आपको ये अधिकार देता है कि आप स्वतंत्र हैं, कि आप उत्तराखंड हाई कोर्ट में जाकर के याचिका दायर कर सकते हैं इन सब चीजों को लेकर के। जो आप बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की कि केंद्र सरकार वहां पे राहत पहुंचाए, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई सुनवाई नहीं कर सकता। आप मदद के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। बिल्कुल पंकज, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता जो है अपनी बात हाई कोर्ट में रख सकते हैं, वहीं याचिकाकर्ता ने कहा था कि केंद्र को मदद के निर्देश दे सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, चूंकि रागिनी ये मामला राज्य सरकार से जुड़ा हुआ है और ऐसे किसी के ऊपर निर्देश के लिए याचिका नहीं दायर की जा सकती है। चूंकि जोशीमठ का जो मामला है उससे आपको बताएंगे कि जो केंद्र सरकार है वो पल पल की अपडेट पे नजर रखे हुए है। पीएमओ के जो अधिकारी हैं वो विजिट कर रहे हैं कहीं न कहीं जोशीमठ में, और जो है कि जरूरत और राहत सामग्री को देने की बात बार बार आ रही है कि राज्य को जिस चीज की जरूरत पड़ेगी केंद्र सरकार मुहैया कराएगी, और इसके लिए पीएमओ उस पर नजर रखे हुए है। क्योंकि बात की जाए उत्तराखंड की तो खुद जो है कि सीएम धामी वहां पे विजिट कर रहे हैं जोशीमठ में, और जो आपदा प्रबंधन के सचिव हैं वो विजिट कर रहे हैं, प्रमुख सचिव विजिट किए हुए हैं, और तमाम तरह के वहां पे राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं। जो पब्लिक है, जो वहां पे विस्थापित लोग हैं, उनके लिए जो है तमाम तरह की कवायदें चल रही है। और पीएम का खुद कहना है कि सीएम जो भी मांगेंगे केंद्र से वो मदद दी जाएगी। पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि इसको लेकर के गृह मंत्री अमित शाह से और पीएमओ के अधिकारियों से भी बात हुई है, और पीएम मोदी को खुद इसकी जानकारी वो फोन लाइन पे दे चुके हैं, और केंद्र की तरफ से हर संभव मदद की बात कही गई है उत्तराखंड के लिए। तो ऐसे में जो है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे केंद्र को कह सकती है कि आप ये कीजिए और ये न कीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मामला राज्य का है और राज्य से जुड़ा हुआ मामला है, तो आपको सीधे सीधे जो है कि हाईकोर्ट के पास जाना चाहिए और हाईकोर्ट ही इस मामले में सुनवाई करेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई नहीं कर पाएगी, ये कहते हुए ये याचिका खारिज कर दी गई आज। बिल्कुल पंकज, और जो जोशीमठ में जो डिमोलिशन का काम चल रहा था, जो 2 होटलों को गिराया जा रहा था, उसका काम कहां तक पहुंचा है? क्या कुछ जानकारी जोशीमठ से सामने आ रही है?
जी रागिनी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो चिन्हित मकान हैं उनको गिराने की कवायद चल रही है, जिसमें सबसे पहले 2 होटल ये आए, जिसमें जो है कि उनको धीरे धीरे करके क्रमशः तोड़ने का कार्य चल रहा है। और जो वहां पे आपदा प्रबंधन के लोग हैं उनके निर्देशन में, यानी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों जवान वहां पे लगे हुए हैं, अधिकारी वहां पे लगे हुए हैं, उनके निर्देशन में इन होटलों को तोड़ा जा रहा है। साथ ही साथ जो डेंजर जोन में जो आवास हैं उनको भी चिन्हित किया गया है कहीं ना कहीं। तो सरकार का कहना है कि जहां पर खतरा है उसको तो जो है कि तोड़ना ही एक विकल्प बचा हुआ है, क्योंकि वहां पे जो एजेंसियां कही हैं उन्होंने रिपोर्ट दी है कि अगर जो दरारें वहां पड़ी हुई हैं उनका सर्वे किया जा रहा है। दरारें अगर जो इंटरनली एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं तो ये काफी खतरा होगा जोशीमठ में रहने वालों के लिए, क्योंकि जब दरारें एक होंगी और जल रिसाव हो रहा होगा तो वो कभी भी किसी वक्त वो जो है कि वहां पे जो भू धसाव है तेजी से बढ़ सकता है। तो ये सर्वे अभी चल रहा है। बात करें आपदा प्रबंधन की, तो आपदा प्रबंधन के उत्तराखंड के सचिव कल खुद वहां जाके विजिट किए हैं और जो वहां पे भू धसाव हो रहा है उसकी बारीकी से जांच कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से 8 टीमें वहां लगाई गई हैं कि जल रिसाव और जल के स्रोत कहां से हैं जहां से जल रिसाव हो रहा है। यानी एक तरह से देखा जाए तो जोशीमठ को बचाने की हर कवायद की जा रही है। और जो लोग वहां से विस्थापित हो रहे हैं, वो जो डेंजर जोन के लोग थे जिनको सुरक्षित राहत शिविरों में पहुंचाया गया, उनके लिए सरकार हर संभव मदद दे रही है वहां पे उत्तराखंड में। रागिनी, बिल्कुल जानकारी देने के लिए धन्यवाद पंकज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे थे, जहां जोशीमठ संकट पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार हो गया है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी बात हाई कोर्ट में रख सकते हैं। भूधसाव से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला था कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दायर की थी जो याचिका कि संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, जिस पर लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, 1 फरवरी को संसद में पेश होगा बजट। राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू किया जाएगा सत्र 2024 चुनाव से पहले केंद्र सरकार का आखिरी बजट होगा। ये 66 दिनों में 27 बैठकों के साथ 6 अप्रैल तक ये सत्र चलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे थे, 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होगा और 1 फरवरी को संसद में पेश होगा बजट। इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रपति के अभिभाषण से ये सत्र शुरू होगा। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ रहे हैं। पंकज, 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होगा और 1 फरवरी को पेश हो जाएगा बजट, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी रानी, बताना चाहेंगे कि संसद का जो ये बजट सत्र है ये 31 जनवरी से शुरू होगा और 6 अप्रैल तक चलेगा। और इस दौरान चूंकि 66 दिनों की कार्यवाही है जिसमें 27 बैठकें होंगी और ऐसा जो रिपोर्ट आ रही है ऐसे बताया गया है कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री जो है कि निर्मला सीतारमण जो है कि बजट पेश कर देंगी। यानी 1 फरवरी को ये बजट पेश होगा। जो बजट सत्र है, बजट पेश किया जाएगा पूरे देश के लिए। 31 को राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद बजट सत्र की शुरुआत होगी। बड़ी बात यह है कि बजट सत्र जो होता है वो 2 चरणों में होता है, 15 दिन का 2 चरण चलेगा। इसीलिए ये जो है कि 31 जनवरी से और 6 अप्रैल तक टिक रहा है। हालांकि इस बार का जो बजट है वो माना जा रहा है कि कहीं न कहीं गरीब तबके और मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट जरूर पेश करेगी, क्योंकि बात की जा रही है देश के विकास की। तो देश के विकास को देखते हुए चूंकि बीजेपी का एक नारा है कि अंतिम व्यक्ति तक, तो यानी अंतिम व्यक्ति और जो मध्यम वर्ग है उनको कहीं ना कहीं राहत देने की कोशिश की जाएगी। और एक और बड़ी बात की 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को देख करके, इन सारी स्थितियों को भांपते हुए यह बजट सब कुछ साधने की कोशिश करेगा। तो अब जो 31 जनवरी से और 6 अप्रैल तक जो चलने वाला बजट सत्र है, इस पे नजर लोगों की लगी हुई है कि आने वाले बजट सत्र में जो देश के लिए जो बजट पेश होगा वो आखिर कैसा होगा। बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद पंकज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होगा। 1 फरवरी को संसद में पेश होगा बजट। राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होगा यह सत्र। 2024 चुनाव से पहले केंद्र सरकार का ये आखिरी बजट होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। अमौसी एयरपोर्ट पर बनेगी पंचवटी यात्री। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से अमौसी एयरपोर्ट पर बनेगी पंचवटी। यात्री की सुविधाओं में बढ़ोतरी के साथ पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी सक्रियता
इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। कुल 29 हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र किया जाएगा विकसित। एयरपोर्ट को हरियाली बढ़ाने की मिल चुकी है अनुमति। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमौसी एयरपोर्ट पर पंचवटी बनेगी। यात्रियों की सुविधा में बढ़ोतरी के साथ पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी सक्रिय अमौसी एयरपोर्ट। कुल 29 हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। एयरपोर्ट को हरियाली बढ़ाने की मिल चुकी है अनुमति। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ रहे हैं। पंकज, लखनऊ से जो बड़ी खबर सामने आ रही है, अमौसी एयरपोर्ट पर अब पंचवटी बनेगी सुविधाओं के साथ साथ, और क्या कुछ नया मिलेगा अमौसी एयरपोर्ट पे पंकज? जी रागिनी, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि गवर्नमेंट चूंकि अमौसी एयरपोर्ट को लेकर के काफी वर्क में दिख रही है और वहां पे यात्रियों के लिए तमाम फैसिलिटी मुहैया कराई जा रही है। दूसरी बात यह है कि यात्रियों की सुविधा को तो बढ़ाया ही जा रहा है, साथ ही साथ पर्यावरण के दृष्टिकोण से वहां पे अब एक ग्रीन जोन की तरह डेवलप किया जाएगा। यानी वहां पंचवटी जो जाना जाता है अपनी हरियाली के लिए और अपने टूरिज्म के लिए, तो वो हरियाली कहीं न कहीं विकसित करने की कोशिश की जाएगी अमौसी एयरपोर्ट पे। आपको बता दें कि अमौसी एयरपोर्ट के पास कुल 1258 एकड़ की जमीन है, जिसमें 28.89 हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र विकसित किया जाएगा, ताकि वहां जो है कि एयरपोर्ट के इर्द गिर्द हरियाली बनी रहे। यानी वहां जो यात्री आ रहे हैं, जो पर्यटक आएंगे, जो उतरेंगे एयरपोर्ट पे यूपी घूमने के लिए, उनको वहां के एटमॉस्फेयर अच्छे लगे। साथ ही साथ एक चीज और बताएंगे कि ये जो पूरा कार्यक्रम होने वाला है, इसके लिए, इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए सरकार की अनुमति मिल गई है और 1258 एकड़ जो जमीन है एयरपोर्ट की, वहां पे कहीं ना कहीं अब 28.89 हेक्टेयर भूमि पे एक ग्रीन जोन बना दिया जाएगा एयरपोर्ट के इर्द गिर्द। यानी जो पंचवटी में जाने पे अनुभूति होती है प्रकृति की, नेचर से जुड़ने की, और एक पर्यटक वहां पे जाते हैं ताकि वहां जो 5 वट वृक्षों का एक बहुत ही सुंदर जो है कि छवि वाला क्षेत्र, हरित क्षेत्र जो है वो देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं एयरपोर्ट के पास भी इसी तरह का एक क्षेत्र देखने को मिलेगा। जो यात्री आएंगे और जो यात्री जाएंगे वो उसका जरूर आनंद ले सकते हैं और इस पूरे एरिया को ग्रीन जोन की तरह डेवलप कर दिया जाएगा। बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद पंकज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे थे, जहां एयरपोर्ट पर पंचवटी बनेगी। यात्री की सुविधाओं में बढ़ोतरी के साथ पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी सक्रिय हो गई है अमौसी एयरपोर्ट। कुल 29 हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र किया जाएगा विकसित। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां सूत्रों के हवाले से अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या में कड़ी की गई सुरक्षा। राम मंदिर पर आतंकी हमले की साजिश। राम मंदिर पर हो सकता है आत्मघाती हमला। सुसाइड बॉम्बर कर सकते हैं हमला। नेपाल के रास्ते घुस सकते हैं आतंकी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है अयोध्या से, जहां अयोध्या में कड़ी सुरक्षा की गई है। राम मंदिर पर आतंकी हमले की साजिश बताई गई है। राम मंदिर पर आत्मघाती हमला हो सकता है। सुसाइड बॉम्बर कर सकते हैं हमला। नेपाल के रास्ते घुस सकते हैं आतंकी। ये आतंकी नेपाल के रास्ते घुस सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राम मंदिर पर आतंकी हमले की साजिश की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवालों से ये खबर अयोध्या से आ रही है। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता नितेश जुड़ रहे हैं। नितेश, अयोध्या से जो ये बड़ी खबर सामने आ रही है राम मंदिर को लेकर, कि राम मंदिर में आतंकी हमले की साजिश की गई है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है सुरक्षा को लेकर? जी रागिनी, हम आपको बता दें कि जो अयोध्या पे एक तरफ जिस तरीके से राम मंदिर जो निर्माण कार्य चल रहा है, वो युद्ध स्तर पर उसका निर्माण कार्य चल रहा है, उसी बीच में जो है आतंकी हमले को लेकर के सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है और राम मंदिर पर आतंकियों की एक बड़े हमले की वो भी साजिश का भी खुलासा कर दिया है। इंटेलिजेंस जो एजेंसियां हैं उनको इसका जो हमला है, हमले का इनपुट भी मिला है और पता यह भी चल रहा है कि जो हमले का जो प्रारूप है वो सुसाइड बॉम्बर से वो हमले का प्रारूप बना रहे हैं। और लगभग आपको बता दें कि जो श्री राम मंदिर का जो निर्माण कार्य वो 50% से अधिक हो चुका है और इसी जो है साल के अंत तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। इसी को लेकर के जो आतंकी हमले हैं और आतंकी हमले की जो साजिश है वो रची जा रही है और ये भी पता चल रहा है कि जो हमले की साजिश जो है वो जो है रचने वाला जैसे मोहम्मद जो है एक आतंकी संगठन है, उसी के द्वारा रची जा रही है। इसको लेकर के
जो है पूरी तरीके से जो है यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है और जितने भी बॉर्डर्स हैं वहाँ पे कई सुरक्षा एजेंसियां अपना पहरा दे रही हैं और जो आतंकी जो संगठन है ये नेपाल के रास्ते से घुसने की जो है वो फिराक बना रहा है। बिल्कुल नितेश, जिस तरीके से ये जानकारी सामने आ रही है, वहीं अगर बात करें सुरक्षा एजेंसियों की, तो क्या सुरक्षा एजेंसियों ने अब तक कोई गिरफ्तारी करी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी सुरक्षा एजेंसियों के जो तरफ से इस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है। अभी इसी प्रकार की कोई खबर नहीं प्राप्त हो रही है, लेकिन इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से चाक चौबंद है अयोध्या परिसर में। बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद नितेश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे थे, जहां के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है क्योंकि राम मंदिर पर आतंकी हमले की साजिश की बात सामने आई है। राम मंदिर पर आत्मघाती हमला हो सकता है, सुसाइड बॉम्बर कर सकते हैं हमला, जिसको लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।